Hello everyone, welcome back to our next lecture on partnership final account. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 के जितना भी आइटम्स था ट्रायल बैलेंस का वो हम लोग देखे थे कि वो कहाँ कहाँ पे जाएगा। जैसे कि पता है हम लोगों को कि फाइनल अकाउंट में हम लोगों को 3 चीज़ प्रिपेयर करना है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वही आइटम्स जो एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 में जो था ट्रायल बैलेंस में वो हम लोग देखे थे कि वो कहाँ कहाँ पे जाएगा। करेक्ट है। समस अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे। इस लेक्चर में वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द समस, बट उससे पहले बेटर होगा कि हम लोग थोड़ा हल्का छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हम लोगों को इजी होगा। करेक्ट। तो इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वी हैव सीन के यहाँ पे हम लोगों को 3 चीज़ प्रिपेयर करना होता है, जिसके अंदर वी हैव सीन कि हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट एक लेजर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी लेजर है, जो बैलेंस शीट है दैट इज अ स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट है उसके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आता है, बट जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दैट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर अपना 4 चीज है वो चीज उसके अंदर आता है नॉर्मली, दैट इज एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस। करेक्ट। क्योंकि वो अकाउंट है तो एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो जो डेबिट साइड होता है वो डेबिट साइड में हम लोगों का एक्सपेंसेस जाएगा और लॉसेस जाएगा, बट जो क्रेडिट साइड होता है वहाँ पे इनकम्स और गेन्स जाता है। करेक्ट है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में एक होता है लाइबिलिटीज साइड, जो कि कर्ज, अगर कोई कर्ज है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर तो वो सारा कर्ज लाइबिलिटीज में जाएगा। और एक साइड होता है एसेट्स, तो जो भी एसेट्स है, जो भी प्रॉपर्टीज है पार्टनरशिप फर्म का, वो सब एसेट साइड में चला जाएगा। करेक्ट है। अब हम लोग डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो इजी होगा कि हम लोगों को सम्स करना कैसे है। ठीक है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि सम्स करना कैसे है हम लोगों को। तो जो सम्स करना है हम लोगों को, तो आप लोगों को बताए हम कि हम लोगों को दिया रहेगा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस और उसके साथ साथ एडजस्टमेंट्स। करेक्ट। तो हम लोगों को ये आप लोगों को हम बताए हैं कि जो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा उस ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड होगा और दूसरा क्रेडिट साइड होगा। तो जो भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड होगा वो डेबिट साइड वाला हर एक आइटम उठ कर जाएगा। पहले तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार उसका एंट्री होगा, मतलब या तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाए, या तो बैलेंस शीट में चला जाए। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बार उठ कर कहीं ना कहीं चला जाएगा। कौन सा आइटम? जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। बट जो एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा तो वो एडजस्टमेंट्स का एंट्री जो पोस्टिंग होगा वो मिनिमम 2 जगह पोस्टिंग होगा। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा उसका 2 बार मिनिमम एंट्री होगा। तो 2 बार एंट्री होगा तो हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हो, साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हो और बैलेंस शीट में हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हो और ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है। तो ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारा रहेगा, पर मिनिमम 2 जगह एंट्री तो होगा ही। तो उसी तरीके से जब क्लोजिंग स्टॉक का बात हुआ है तो इसका भी 2 एंट्री होगा। तो वो एंट्री क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है, तो इसका जो एंट्री होता है वो जाता है एक ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा जाता है बैलेंस शीट में। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है वो, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और क्योंकि ये एक तरह का एसेट्स है तो इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। तो ये 2 एंट्री होगा। बट वही ओपनिंग स्टॉक वो आपको एडजस्टमेंट्स में नहीं दिया रहता है, वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार उठा कर ले जाते हैं। तो एक बार जो उठा कर ले जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक सिर्फ एक बार जाकर लिखे,
मतलब दोबारा इसका एंट्री नहीं होगा। क्यों दोबारा नहीं होगा? क्योंकि ये जो आइटम दिया रहता है ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, बट वही जो एडजस्टमेंट्स में दिया है उसका मिनिमम 2 एंट्री हम लोगों का होगा। करेक्ट है? क्लियर? अब फिर से पुराने जगह पे आते हैं, जो ट्रायल बैलेंस का बात हो रहा था। ट्रायल बैलेंस में 2 साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बताया गया है कि जो डेबिट साइड वाला होता है वो जाएगा उठकर या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो बैलेंस शीट में। ये तो बात सही है, पर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर जाता है तो डेबिट साइड में जाएगा। कौन सा? ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट में है वो। जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी आइटम दिया हुआ है वो या तो उठकर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट के एसेट में। मतलब डेबिट डेबिट एसेट। करेक्ट है? अब जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। मतलब क्रेडिट क्रेडिट लायबिलिटीज, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, मतलब डेबिट डेबिट एसेट, क्रेडिट क्रेडिट लायबिलिटीज। करेक्ट है? ये सिर्फ याद रखने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और एडजस्टमेंट्स का जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एक एक करके डिस्कस नहीं करना चाह रहे। क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं डिस्कशन, एक एक करके डिस्कस करें, हर एक एडजस्टमेंट्स को पहले डिस्कस कर ले, तो होगा क्या कि आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होने लगेगा और प्रॉब्लम होने लगेगा। क्योंकि सब चीज अगर आप लोग प्रैक्टिकल करते हो और प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि हाँ कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ पे और कैसे जाएगा, बट वही हम पहले आप लोगों को सब ज्ञान दे दे तो वो ज्ञान काम का नहीं रहेगा, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे सम्स करेंगे उसके अंदर जितना सारा एडजस्टमेंट्स रहेगा हर एक एडजस्टमेंट्स को डील करेंगे। ठीक है? और वो डील करने के बाद हम लोग जब सब हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो जहां पे एडजस्टमेंट सारा एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है वहां पे फिर से जाएंगे और एक बार ओरली उसको डिस्कस कर लेंगे और पता ये चलेगा कि वो सारा का सारा एडजस्टमेंट्स आप लोगों को याद हुआ रहेगा। करेक्ट है? तो ये कब होगा? जब हम लोग सम्स करेंगे और सम्स अच्छे तरीके से आप लोग भी करेंगे, तब जाके आप लोगों को एट द एंड आप लोगों को जितना भी एडजस्टमेंट्स है वो सारा का सारा उसका इफेक्ट आप लोगों को पहले से पता रहेगा। ठीक है? करेक्ट? तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने सबको आता है, सब कुछ पता है हम लोगों को, पर वही है कि हम लोग कितना जल्दी और कितना करेक्ट अपना सम्स को कर लें। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हम एक प्रोसेस बताएंगे, या हम लोग जो प्रोसेस हम लोग क्लास 11th में फॉलो किए थे बस सेम का सेम वही 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 प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे और उसके बाद अपना सम्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? उससे पहले प्रोसेस आपको बताने से पहले, उससे पहले हम लोग एक बार रीडिंग ले लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद फिर प्रोसेस बताकर सम्स स्टार्ट किया जाएगा। करेक्ट है? तो अपने अपने बुक में आप लोग आइए और बुक में पेज नंबर 24, ठीक है, पेज नंबर 24 में आप लोग आ जाएं। उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, उसके अंदर रीड किया जाए और साथ में रीड करते हैं कि वो क्या है। Daya and Shama are partners. Daya and Shama are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. From the following trial balances and additional information, prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो बताया है कि दो पार्टनर है, एक दया है एक क्षमा है, ये दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म ओपन किया है। जो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा दैट इज 1:1। मतलब अगर ये दया है और ये क्षमा है और इनके बीच में रेशियो है 1:1, तो दया का रेशियो हो जाएगा 1, तो इसका है
पर 1 कितना में 1 + 1 2 मतलब हाफ, और इसका भी कितना हो जाएगा, क्षमा का भी हो जाएगा हाफ। मतलब जितना भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का हाफ दया को मिलेगा, उस प्रॉफिट का हाफ क्षमा को मिलेगा। अगर प्रॉफिट होता है 100 रुपया तो दया को मिलेगा 1/2 इंटू 100 और क्षमा को मिलेगा 1/2 इंटू 100, दैट इज 50 रुपीज और 50 रुपीज। करेक्ट है। तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता है, ये रेशियो का हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो सर ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा, तो ये हम लोगों को कहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये आपको नॉर्मली जब नेट प्रॉफिट आप निकालोगे तो वो प्रॉफिट होगा किसका, वो प्रॉफिट तो फर्म का है, पर वो फर्म का है तो फर्म तो एक इंसान नहीं है, फर्म तो एक जगह है जहां पे बिजनेस हो रहा है, पर वो फर्म चला कौन रहा है, वो फर्म किसका है, तो वो फर्म तो पार्टनर्स का है। तो इसलिए जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितना पार्टनर्स है उतने पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्योंकि 2 पार्टनर्स है तो वो जो फर्म का नेट प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब जितना कौन सा रेशियो में करेंगे, जो रेशियो दिया रहेगा। पर अगर नहीं दिया हुआ है रेशियो तो हम लोगों को याद करना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट, और वो बोलता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप मान के चलना इक्वली। पर यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 दिया हुआ है तो हम लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो ये 2 पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। यहां से हम लोगों को बोला है कि आप बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करेक्ट है। चलो उसके बाद बोलता है कि डेबिट साइड में कुछ आइटम्स है, क्रेडिट साइड में कुछ आइटम्स। करेक्ट है। ये आइटम्स हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस किए हैं, एक बार समझे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जाएगा प्रीवियस लेक्चर्स में। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में या तो एडजस्टमेंट्स में जो सबसे पहला एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक बोलता है 40,000, हम लोग देखेंगे क्या करना है इसका। फिर बोलता है डिप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। ठीक है। फिर बोलता है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3,000। ठीक है भाई। फिर बोलता है गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज and was not entered in the books of accounts। फिर बोलता है राइट ऑफ 1800 as bad debt and maintain RDD at the rate of 5% on sundry debtors। फिर बोलता है goods of ₹6,000 were sold but no entry was made in the books of account। तो ये हम लोगों को 6 एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, तो ये 6 एडजस्टमेंट्स को डील करना है। और उसके बाद जो ट्रायल बैलेंसेस है वो ट्रायल बैलेंसेस को हम लोग पुट करेंगे हर जगह और फिर लास्ट में अपना आंसर निकलेगा। आए समझ में? क्लियर है। तो एक सिर्फ हल्का रीडिंग हुआ है। अब हम एक बार पहले बताएंगे कि क्या करना है और फिर से हम लोग रीड करते जाएंगे सम्स को और अपना सम्स को कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे जब सम्स करना रहेगा तो हम लोग सम्स करने का तरीका हम लोगों का ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, मतलब पूरा परफॉर्मा बनाएंगे फाइनल अकाउंट का। मतलब क्या, हम लोगों को ये फाइनल अकाउंट में 3 चीज प्रिपेयर करना है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। तो ये तीनों चीज का हम लोगों को फॉर्मेट बना लेना है। पहले तो फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस हम बताते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला अपना प्रोसेस है कि हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर फॉर्मेट बनाते हैं। अगर एक बार ये सारा चीज समझ में आया तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, मतलब टाइम भी नहीं लगेगा और सम्स भी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट बनेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से करने का, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को हम पहले बताए हुए हैं कि ये जो है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आप लोगों को एग्जाम में 100% एग्जाम में आने वाला है। मतलब मिनिमम इस चैप्टर से शायद 15 या 16 मार्क्स का सम्स आ सकता है। तो सोच लो इसका कितना वेटेज है और कितना इंपॉर्टेंस है। और ये सिर्फ आज ही नहीं आएगा क्लास 12 में, बल्कि आप जब बीकॉम में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकेंड ईयर में भी आएगा और थर्ड ईयर में भी आएगा।
उसके बाद आप कोई दूसरा चीज दूसरा कोर्स भी करते हो तो उस कोर्स में भी ये वाला आएगा, मतलब हर जगह फाइनल अकाउंट आने वाला है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बोला गया फॉर्मेट बनाने के लिए, तो फॉर्मेट बनाएंगे जब हम लोग तो वो फॉर्मेट रहता है नॉर्मली ऐसे लिखते हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा। ठीक है, ये पहला आपका होगा। या तो फिर यहाँ पे तो हम लोग को सिर्फ पार्टनर्स का नाम बताया है, नहीं तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का नाम बताता तो वो बिजनेस का नाम लिखते हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ फलाना, इन द बुक्स ऑफ दिस इंटरप्राइजेस या इन द बुक्स ऑफ ABC एंड कंपनी, ऐसा करके कुछ रहता, बट यहाँ पे नहीं बताया है तो इसलिए इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, मतलब ये दोनों मिलकर एक बिजनेस कर रहा है। तो इनके बुक्स में, मतलब फर्म के बुक्स में, सिर्फ दया के बुक्स में नहीं, सिर्फ क्षमा के बुक्स में नहीं, ये दोनों के बुक्स में, मतलब जो दोनों फर्म बनाया है उस फर्म के बुक्स में क्या एंट्री होगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला आपका ये। अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे ठीक है, आए समझ में। सबसे पहले हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब ये जो फॉर्मेट बना है ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी बना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी बना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी इसी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी में, ऊपर का कुछ हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे पूरा हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट, और ये होता है एज ऑन, और कौन सा डेट है, लास्ट डेट 31 मार्च 2019 शायद, अगर हम गलत नहीं है तो, ठीक है 19। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है इसके अंदर आ जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने हिसाब से अच्छे तरीके से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, फिर आ जाएगा एसेट्स, अमाउंट, फिर आ जाएगा अमाउंट, आया समझ में। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा अमाउंट और फिर आएगा अमाउंट। ये जो साइड है इस साइड को बोलेंगे डेबिट, इस साइड को बोलेंगे क्रेडिट, बट बैलेंस शीट में हम लोग डेबिट और क्रेडिट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है क्योंकि वो अकाउंट नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में, गुड। तो थोड़ा सा समझना और अटेंटिव रहना क्योंकि बोर्ड छोटा है, हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो जैसे ही हम बोले और यहाँ पे लिखे तो आप लोग संग संग वैसे ही उस तरीके से समझ के लिख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो फॉर्मेट बना लिए सर हम लोग, तो अब फॉर्मेट बनाने का पहला स्टेप था, और फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे एडजस्टमेंट्स में। डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, एडजस्टमेंट्स में। अब हम लोगों को ट्रायल बैलेंस अभी देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चले जाओ कहाँ पे, एडजस्टमेंट्स में। अब जब एडजस्टमेंट्स पे गए सर हम लोग, तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले हम लोगों को पहला एडजस्टमेंट मिलता है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक में सर लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का बचा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग
जब फॉर्मेट देख रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और बैलेंस शीट के, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक दिखा था। पहले तो ओपनिंग स्टॉक दिखा था हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो जब ओपनिंग स्टॉक डेबिट में था तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होगा। तो ये तो पहला हो गया। ये तो एक इफेक्ट हुआ, एक एंट्री हुआ, एक जगह एंट्री करेंगे। और दूसरा एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, क्योंकि इतना एसेट, इतना सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये सामान आज के लिए, मेरे लिए आज ये सामान मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो इसलिए ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो जैसे ही आपको इसका एडजस्टमेंट्स पता चला तो आप डायरेक्टली ये एडजस्टमेंट्स को पहले लिख दो। ठीक है, तो कहां पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर का कुछ हिस्सा हम लोग मान के चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस और इधर बैलेंस शीट। तो पहले बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो, तो आएंगे हम लोग और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और अमाउंट कितना है अपना 40,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। करेक्ट है। और दूसरा इफेक्ट क्या चला जाएगा, ये अपना बैलेंस शीट के एसेट में। तो बैलेंस शीट में चले जाओ और एसेट्स में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। और कितना लिखने बोला, 40,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ठीक है, तो ये पहला एडजस्टमेंट अपना खत्म। दूसरा एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके अंदर बोला कि डेप्रिशिएट करो बिल्डिंग को एंड मशीनरी को एट द रेट ऑफ 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। मतलब यहां पे डेप्रिशिएट करना है। मतलब डेप्रिशिएट मतलब क्या है, बैलेंस। मतलब डेप्रिशिएट मतलब क्या है कि जो मेरा एसेट्स है, और एसेट में कौन सा एसेट का नाम बताया है, एक बताया है बिल्डिंग और दूसरा बताया है मशीनरी। तो जो बिल्डिंग है और जो मशीनरी है, इसका वैल्यू को कम करो। क्यों कम करो, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ है इसके ऊपर। तो मतलब इसका वैल्यू को कम करना है। किसका किसका वैल्यू को कम करना है, एक करना है बिल्डिंग का और दूसरा करना है मशीनरी का। ठीक है, कर देते हैं। तो पहले ये किससे रिलेटेड है, ये जो एडजस्टमेंट है ये किससे रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये डिप्रिशिएट है और किसको करना है, बिल्डिंग को और मशीनरी को। तो ये रिलेटेड है बिल्डिंग से और मशीनरी से। तो अब बिल्डिंग और मशीनरी का वैल्यू है कितना, पहले वो पता करो। तो ये पता कहां से चलेगा हमको, ट्रायल बैलेंस में। तो अब ट्रायल बैलेंस में ऊपर जाओ और देखो कि बिल्डिंग और मशीनरी कहां पे लिखा हुआ है। तो बिल्डिंग जो है वो आपको मिला ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, और कितना अमाउंट मिला 75,000। गुड। उसके बाद आपको मशीनरी भी मिला डेबिट साइड में और वो मिला 1,14,800 रुपीज। तो पहले क्या करना कि जो ये बिल्डिंग है और जो मशीनरी है इसको पहले पुट कर देना। ये जो मशीनरी है और ये जो बिल्डिंग है ये जाता कहाँ है, ये जो बिल्डिंग है और ये मशीनरी है ये फर्म के लिए क्या है, तो ये फर्म के लिए एसेट है। तो सबसे पहले तो एसेट में लिख देना बिल्डिंग और साथ साथ मशीनरी। तो पहले हम लोग लिखते हैं बिल्डिंग। तो यहां पर गए और यहां लिख दिए बिल्डिंग। और क्योंकि ये बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली बाहर अब नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे इनर कॉलम में। और इनर कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग का जितना वैल्यू दिया हुआ था वो पहले लिखेंगे। तो बिल्डिंग का वैल्यू था 75,000। तो 75,000 रुपीज बिल्डिंग के अंदर वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। उसके बाद ये बिल्डिंग ऐसा करते हैं, एक एक करके डील करते हैं। तो पहले बिल्डिंग, अब बिल्डिंग पे क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, मतलब इसका वैल्यू को कम करना है। तो यहीं से पहले इसका वैल्यू को माइनस लिखो और इसको कर दो डेप्रिशिएशन। और इसका डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंटेज बताया है, वो बताया है आपको एट द रेट ऑफ 5%। मतलब बिल्डिंग पे 5%। तो बिल्डिंग जो था, तो बिल्डिंग का वैल्यू था 75,000 और इसका 5%, 5% मतलब 5/100। तो कितना हो गया
3,750 रुपीज। तो ये वाला आप लोग अपना वर्किंग नोट, मतलब जब ये जहां बैलेंस शीट है वहां पे खत्म होने के बाद कुछ जगह लेना और वहां पे लिखना वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे सबसे पहले लिखना पहला पॉइंट में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, करेक्ट है। और यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन करके इतना अमाउंट दिखा देना। और ये वाला क्योंकि हम लोग तो वर्किंग नोट में दिखाए हैं, मतलब इसका वैल्यू को कम करना होगा। तो जब इसका वैल्यू को कम करेंगे तो बिल्डिंग में से हम लोग 3,750 को कम कर देंगे। तो ये जब कम करेंगे तो अब इसका वैल्यू बचा कितना, 75,000 वैल्यू था, 3,750 माइनस होगा तो इसका वैल्यू कितना बच जाएगा, तो इसका वैल्यू बच जाएगा 71,250, 71,250। तो वो हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो जो बिल्डिंग का था वैल्यू 75,000, ये कहां से मिला आपको, ये मिला ट्रायल बैलेंस से। तो ये ट्रायल बैलेंस वाला हमेशा एक बार पोस्टिंग होता है। तो देखो 75,000 एक बार लिख दिए हैं, अब भूल जाएंगे, अब कुछ नहीं टेंशन लेना। पर ये डेप्रिसिएशन कहां से आया, ये डेप्रिसिएशन था एडजस्टमेंट में। तो ये डेप्रिसिएशन निकला कितना 3,750। तो ये एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट होगा। तो एक बार यहां पे लिखे हैं, माइनस किए हैं, तो दूसरा भी तो इसका कुछ इफेक्ट होना चाहिए। 3,750 एक बार और कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन फर्म के लिए क्या हो गया, इससे उसका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब इससे उसका फर्म को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। या तो इसको हम लोग बोलेंगे नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका एसेट का वैल्यू कम हो गया, क्योंकि हर साल उसका वैल्यू कम होता है। या तो इसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो जब इसको एक्सपेंस बोलते हैं या तो नुकसान बोलते हैं, तो ये जाता कहां है, ये जाता है या तो ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है कि नहीं, ये क्या है, इनडायरेक्टली, मतलब गुड्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो इसलिए ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कुछ जगह छोड़ दो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए और कुछ जगह के बाद लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। और कितना अमाउंट था डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का, 3,750। तो ये आउटर कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। आगे समझ में। तो ये हम लोग किए हैं अभी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो उसी के साथ साथ बाजू में लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी है, कितना, एट द रेट ऑफ 3%। तो ये वाला सेम टू सेम इसी तरीके से करना होगा, पर अब किसके ऊपर करना है, अब बिल्डिंग के ऊपर नहीं करना है, अब मशीनरी के ऊपर करना है। तो अब मशीनरी के ऊपर करना है तो सेम चीज करेंगे। तो पहले मशीनरी के रिलेटेड पहले देखेंगे कि मशीन का वैल्यू कितना है, और वो मशीन का वैल्यू कहां मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा मतलब इसका एक इफेक्ट होगा, तो कहां जाएगा, वो एसेट में जाएगा। तो पहले तो एसेट में लिख दो आप मशीनरी का वैल्यू, फिर उसमें से 3% निकालो जो कि वर्किंग नोट में दिखाओ, फिर उसको माइनस करो। उसके बाद वो जो माइनस किए हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया, मतलब वो भी फिर से कंपनी के लिए नुकसान, क्योंकि 2 इफेक्ट होना चाहिए डेप्रिसिएशन का। तो वो इफेक्ट फिर से आपको यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके फिर से डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिख दो। आया समझ में, क्लियर है। तो एक बार आप लोग खुद करो और बताओ कितना होगा। तो मशीनरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,14,800। तो इनर कॉलम में पहले लिखेंगे हम लोग, तो 1,14,800। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, बट कितना परसेंटेज है, सिर्फ 3% है। बिल्डिंग पे 5% था, मशीनरी पे 3% है। तो यहाँ पे निकालो 3%।
तो 3444, तो यहाँ से लेस डेप्रिसिएशन, फिर से कितना आया 3444, और इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 6, तो बच जाएगा 1,11,256, करेक्ट है। तो ये हो गया अपना। और इसका दूसरा इफेक्ट, क्योंकि मशीनरी ट्रायल बैलेंस में था तो एक बार लिखे, पर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में था, मतलब 3444 का दो इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट तो यहाँ माइनस हो गया बैलेंस शीट में, दूसरा कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। वेरी गुड। तो डेबिट साइड में फिर से लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना लिखोगे 3444, ओके क्लियर। फिर दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, तीसरा, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। मतलब क्या बोलता है यहाँ पे कि जो बिल रिसीवेबल है उसके अंदर इंक्लूडेड है उसके अंदर है क्या है, डिसऑनर्ड बिल है, ठीक है, डिसऑनर्ड बिल है। कितना का डिसऑनर्ड बिल है, 3000 का है। मतलब अब ये किससे रिलेटेड है, सबसे पहले तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये बिल रिसीवेबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और पहले खोजेंगे कि बिल रिसीवेबल कहाँ पे है। तो बिल रिसीवेबल आपको मिलता है डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिला। तो बिल रिसीवेबल कितना है 28,000। अब ये 28,000 जाएगा कहाँ, सबसे पहले वो सोचो। तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब ये बिल रिसीवेबल, और रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। तो मिलने वाला है मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, एक तरह का एसेट हो गया। तो सबसे पहले तो इसको एसेट में उठाकर ले जाओ। तो एसेट में जाएगा तो यहां पे हम पहले लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और अमाउंट कितना है 28,000। तो क्योंकि इसका भी एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। मतलब जिसका एडजस्टमेंट है अंदर लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दो। ये तो हम लिख दिए 28,000, ये तो एक इफेक्ट हो गया, और ट्रायल बैलेंस का था एक इफेक्ट खत्म। पर ये एडजस्टमेंट से हमको मिला था, तो हम एडजस्टमेंट में जब जाते हैं तो एडजस्टमेंट में हमको बताया है कि इसके अंदर बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूड है, डिसऑनर्ड ऑफ बिल, डिसऑनर्ड बिल इसके अंदर है। तो डिसऑनर्ड बिल इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो जब नहीं रहना चाहिए तो यहां से क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, नहीं रहना है, इसके अंदर है तो नहीं रखना है, इसका मतलब तो हटाओ, यहां से डिसऑनर्ड है तो उसको हटाएंगे तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो पहले तो माइनस कर दो, यहां से माइनस डिसऑनर्ड ऑफ बिल, कितना अमाउंट कितना है 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज इससे माइनस करो, तो ये कितना बच गया 25,000, करेक्ट है। तो ये 25,000 रुपीज तो आ गया है। अब सर ये तो बिल रिसीवेबल 28,000 था ट्रायल बैलेंस में, तो इसका एक इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट हो गया। पर बिल डिसऑनर्ड, सर ये तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 3,000, तो इसका मिनिमम दो इफेक्ट होना चाहिए। तो एक इफेक्ट तो हम लोग यहाँ माइनस कर दिए हैं, पर दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये जो बिल रिसीवेबल होता है वो लिंक होता है सन्ड्री डेटर्स से, ठीक है, ये याद रखना। बिल रिसीवेबल जो है, और ये आप लोगों को और अच्छा पता चलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में, तो जो बिल्स रिसीवेबल है वो लिंक होता है सन्ड्री डेटर्स से। मतलब सन्ड्री डेटर्स में हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। मतलब जो डेटर्स है वो, इसका मतलब क्या होता है बिल्स का, कि जो डेटर्स है वो हमको बिल दिया था, बिल के जगह पे यहाँ पे मान लो चेक दिया था। क्या दिया था, चेक दिया था। तो वो जब हमको चेक दिया था तो हमको पैसा मिल जाता, पर जब हम बैंक गए तो वो हमको पैसा नहीं मिला। सिर्फ अभी समझाने के लिए हम चेक का बीच में नाम लाए हैं बिल्स के लिए, बिल्स के जगह पे, पर ये एक्चुअली में बिल्स होता है जो कि हम लोग कुछ दिन बाद जाके उस आदमी से, उस कस्टमर से वो बिल दिखाते हैं तो वो हमको पैसा दे देगा, ठीक है। तो ऐसा करो ना, चेक को नहीं लाते हैं बीच में, हम बिल से ही तुमको समझाते हैं आप लोगों को। तो एक कस्टमर है, उससे हमको पैसा लेना था, तो वो हमको पैसा देने के बजाय वो हमको एक बिल दिया, और वो बिल दिया और बोला कि सद्दाम आप लो ये बिल, और इस बिल को 2 महीना बाद मेरे पास आना और तुम हमसे पैसा ले जाना। तो हम बोले वेरी गुड, ठीक है।
उधार चाहिए था, उसके ऊपर हम बोले कि भाई हमको क्या मतलब भरोसा कि तुम हमको पैसा दोगे, तो इसलिए वो हमको बिल दिया। और ये बिल का महत्व है, मतलब इसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगता है, तो इसका एक वजूद है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली पेपर में लिख के दे देने से हो जाता है। तो वो हमको बिल दे दिया, तो जैसे ही वो बिल दिया तो हम उसका अकाउंट को कम कर दिए। हम बोले चल ठीक है ना, वो बिल दे दिया मतलब वो हमको 2 महीने बाद तो पैसा मिल ही जाएगा, तो इसलिए उसका अकाउंट को हम कम कर दिए थे, ठीक है। और मेरा बिल्स रिसीवेबल जो हमको मिला था उसको हम बढ़ा दिए थे। बिल्स रिसीवेबल मेरे पास पड़ा हुआ था और भी पहले से, तो उस अकाउंट को हम बढ़ा दिए थे। तो ये 2 महीना तक मेरे पास बिल्स था, और 2 महीना बाद हम ये जाके उसको बिल देंगे और हमको पैसा मिलेगा। तो जैसे ही हम 2 महीना बाद उसके पास गए पैसा लेने के लिए, तो वो हमको डिसऑनर कर दिया, मतलब वो हमको बिल का पैसा नहीं दिया। तो जब वो हमको बिल का पैसा नहीं देगा, तो अब बताओ, हम उसका अकाउंट, जैसे ही वो हमको बिल दिया था तो हम उसका अकाउंट कम कर दिए थे, पर वो पैसा तो हमको नहीं मिला। तो अब उसका अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, उसका अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब उससे हमको बिल मिला था तो उसका अकाउंट को कम किए थे और बिल्स रिसीवेबल को हम बढ़ा दिए थे, पर यहाँ डिसऑनर हो गया है, इसलिए बिल रिसीवेबल को कम कर दिए हैं और सन्ड्री डेटर्स को, जो कस्टमर्स है, उसका अकाउंट को बढ़ा देंगे। तो इसलिए हम लोग सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट भी यहाँ पे साथ साथ लिखना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम लोग सन्ड्री डेटर्स को, तो यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। और सन्ड्री डेटर्स हम लिखने के लिए पहले तो हमको सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस मालूम होना चाहिए। तो सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस अब कहाँ मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। देखो ट्रायल बैलेंस में कितना है उसका बैलेंस, 1,32,500। तो पहले लिख देंगे हम लोग 1,32,500। आया समझ में। अब इसमें से हम लोगों को क्या करना है, इसमें डिसऑनर ऑफ बिल का, ये डिसऑनर ऑफ बिल को हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और जो एडजस्टमेंट्स हम लिखाए थे आप लोगों को सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में, शायद सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड, तो उसके अंदर देखो 4 चीज हम लिखवाए थे, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। तो उस प्लस करने में सबसे पहला जो प्लस लिखाए थे वो लिखाए थे सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। और दूसरा जो लिखाए थे वो क्या था, वो था डिसऑनर ऑफ बिल। तो यही यहाँ पे अब हम लोगों को ऐड कर देना होगा, डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल ऐड कर देना होगा। कितना ऐड करना होगा, 3000। तो ये कितना हो गया, 1,35,500। आया समझ में, क्लियर है। तो ये हो गया। तो देखो एक 3000 यहाँ पे हो गया माइनस, और दूसरा इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स में प्लस हो गया, ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलो इसको याद रखना कि कभी भी डिसऑनर ऑफ बिल हो, डिसऑनर ऑफ बिल हो बिल्स रिसीवेबल का, तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना और सन्ड्री डेटर्स में प्लस कर देना, ठीक है। अब आते हैं आगे एडजस्टमेंट। आगे एडजस्टमेंट्स में क्या है अपना, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज was not entered in the books of account। मतलब कुछ गुड्स था, कुछ सामान था, मतलब जो गुड्स में पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस चल रहा था, जैसे कि मेरे बिजनेस में हम बताए थे कि चप्पल जूता का बिजनेस है, तो ये जो चप्पल जूता का बिजनेस है, मान लो दया और क्षमा का, तो ये जो गुड्स हो गया चप्पल जूता, तो ये गुड्स दया लेकर चले गई। क्यों लेकर चले गई, अपना पर्पस के लिए। जब अपने पर्पस के लिए वो ले गई, मतलब एक तरह से क्या हो गया, पर्सनल यूज है, मतलब एक तरह से ड्राइंग्स हो गया। तो ड्राइंग्स हो गया मतलब ये किसको हिट करेगा, किसके अकाउंट को हिट करेगा, ये ड्राइंग कौन किया, दया। तो दया का अकाउंट में ये टच होगा कहीं ना कहीं, पक्का है। तो दया के अकाउंट में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ लिखेंगे, ये पहला हुआ। और दूसरा ये क्या हुआ, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है तो 2 इफेक्ट होना चाहिए। मेरा सामान भी गया, मतलब बिजनेस में से सामान गया, तो सामान कभी भी जाता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मतलब 2 इफेक्ट हो गया, एक तो दया के अकाउंट में जाएगा, और दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा चला जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो दोनों को लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई गुड्स टेकन बाई दया। अमाउंट कितना है, कितना सामान लेके गई वो, 1000 रुपीज, तो 1000 ले लेंगे। और दूसरा दया के अकाउंट में जाएगा। तो दया का यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, देखो दया का कौन सा अकाउंट है,
तो दया के बारे में देखो, दया का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो वो कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट, पहले तो कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं दया के अकाउंट में। तो दया का कैपिटल अकाउंट पहले कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा लायबिलिटीज में जाता है, तो सबसे पहले लायबिलिटीज में लिख देंगे कैपिटल। और ये कैपिटल में सबसे पहले किसका नाम है, पहला पार्टनर का, दया। तो दया का कैपिटल कितना था पहले वो देखो, तो 1,60,000, तो 1,60,000 पहले लिख दो। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स की वजह से उसका क्या हुआ, पैसा, मतलब उसका अकाउंट बढ़ेगा या उसका अकाउंट घटेगा। वो इतना सामान निकाल ली है, इतना पैसा उसके फर्म में, इतना पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है दया का, पर उस पैसे में से, मतलब जो पैसा, जो इतना बैलेंस बचा हुआ है, वहां से वो सामान विड्रॉ कर ली, तो अब इसका अकाउंट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग दया के कैपिटल अकाउंट में से ड्राइंग को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे लेस कर देंगे माइनस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। कितना अमाउंट था, 1,000, तो कितना बच गया, 1,59,000। आया समझ में, क्लियर है अभी तक। तो दो इफेक्ट हो गया, देखो 1,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो गया। क्लियर है। दूसरा फिर बोलता है ए राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब ये बैड डेट, देखो यहाँ पे दो बात बताया कि सबसे पहले तो राइट ऑफ करो, मतलब राइट ऑफ का मतलब होता है कम करो, माइनस करो। क्या माइनस करो, बैड डेट। बैड डेट कितना माइनस करो, 1,800 रुपीज माइनस करो। ठीक है, तो 1,800 माइनस कहाँ से करेंगे हम लोग, ये बैड डेट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है। बैड डेट का मतलब क्या कि इतना पैसा हमको नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया। तो हमको पैसा किससे मिलने वाला था, हमको पैसा मिलने वाला था सन्ड्री कस्टमर, सन्ड्री डेटर्स से। तो सन्ड्री डेटर्स से इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो बैड डेट होगा, मतलब सन्ड्री डेटर्स में से 1,800 रुपया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब जब सन्ड्री डेटर्स का जो एडजस्टमेंट वाला हम बनवाए थे आप लोगों से फॉर्मेट, वो फॉर्मेट में आप लोग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे बैड डेट जो है वो हम लोग माइनस कर रहे, तो वहां से एक माइनस होगा। पर इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, ये बैड डेट था, बैड डेट है मतलब मेरे लिए नुकसान हो गया, फर्म को इतना पैसा वो उसके कस्टमर से नहीं मिलेगा, तो नुकसान हो गया, मतलब कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो ये दो इफेक्ट होगा। इसके साथ साथ बताया है कि आरडीडी, तो आरडीडी का भी सेम एडजस्टमेंट उसी तरीके से होगा जैसे बैड डेट का हुआ था, मतलब सन्ड्री डेटर्स में से माइनस होगा, और जो दूसरा इफेक्ट है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। पर यहाँ पे आरडीडी जो है वो दिया नहीं हुआ है, बल्कि हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। कितना कैलकुलेट करना है, 5%। किस पे, सन्ड्री डेटर्स पे। पर सन्ड्री डेटर्स पे याद रहे कि वो वाला जो हम लोग फॉर्मेट बनाए थे उस फॉर्मेट में पहले बनाना होगा, तब जाके हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप वो परसेंटेज देखते हो, वो वाला चार्ट देखते हो, तो उसके अंदर आपको सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड कैसे हम बनवाए थे, पहले लिखे थे ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स, करेक्ट है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स आपको कितना मिल जाएगा, 1,32,500, उसमें करवाए थे प्लस क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, फिर प्लस करवाए थे डिसऑनर ऑफ बिल, फिर उसमें से माइनस करवाए हैं बैड डेट, फिर उसमें से माइनस करवाए हैं माइनस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे माइनस करवाए हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो रहा है, अगर आप वो वाला चार्ट को देखो तो उस चार्ट में, उस फॉर्मेट में आपका पहला चीज मिसिंग हो रहा है कि ओपनिंग बैलेंस तो आपको मिल गया 1,32,500, जो दूसरा था क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, तो वो पहले ढूंढ लो कि ये क्वेश्चन में वो है कि नहीं है। तो वो भी कहाँ मिल सकता है, वो आपको एडजस्टमेंट्स में मिल सकता है। तो अगर आप एडजस्टमेंट्स देखोगे तो अभी तक जो हम लोग 1 से लेके 5 तक एडजस्टमेंट्स किए हैं उसके अंदर वो वाला एडजस्टमेंट्स नहीं मिला क्रेडिट सेल्स के बारे में। पर जब छठा एडजस्टमेंट आप देखोगे तो वहां पे आपको दिख रहा है कि गुड्स ऑफ ₹6,000 वे सोल्ड, बेचे हैं सामान 6,000 रुपया का, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इसका एंट्री करना
पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि ये सेल किए हैं, हम लोग सामान बेचे हैं पर अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तब जब सामान बेचे हैं मतलब कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये वाला इफेक्ट मतलब बैड डेट और आरडीडी वाला जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट्स को हम लोग थोड़ा देर के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि हमको पता चला कि सन्डी डेटर्स में और भी सारा चीज आने वाला है, जैसे कि क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। तो देखो वो वाला कहां दिया, सिक्स्थ एडजस्टमेंट में, इसलिए पूरा एडजस्टमेंट्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो नेक्स्ट सम से हम लोग को पता रहेगा कि हाँ कौन सा एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। करेक्ट है ना। तो ये जब आप लोग सम्स करते रहोगे तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा। तो अभी हम लोग को समझ में आया है कि जो बैड डेट है और जो आरडीडी है उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि छठा वाला एडजस्टमेंट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मेट बताए हैं उस फॉर्मेट के अनुसार हम लोगों को पहले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्डी डेटर्स ये तो लिख दिए, पर उसके अंदर दूसरा था ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले अब उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। देखो डिसऑनर ऑफ बिल को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये रिकॉर्ड दोनों प्लस हो रहा है तो ऊपर नीचे करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पहले यहाँ डिसऑनर ऑफ बिल आ गया है। अब दूसरा जो आएगा वो आएगा सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। कितना अमाउंट है सेल्स नॉट रिकॉर्डेड का, सेल्स आपका है 6000 का, 6000 रुपीज इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1,41,500। करेक्ट है। तो ये जब सेल्स का हम, अब देखो सेल्स वाला कौन सा एडजस्टमेंट है, 6 नंबर एडजस्टमेंट है। तो जब छठा एडजस्टमेंट में पहला आप लोगों को मिला सेल्स नॉट रिकॉर्डेड 6000, ये हम लोग सन्डी डेटर्स में ऐड किए, तो इसका दूसरा इफेक्ट भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ है, ये है आपका एडजस्टमेंट में, तो दो इफेक्ट होना चाहिए। तो ये तो एक इफेक्ट तो यहाँ हो गया, सन्डी डेटर्स में ऐड हो गया, बट जब हम सामान बेचे हैं मतलब एक तो कस्टमर इसके अंदर टच हुआ और सामान बेचे हैं मतलब सेल किए हैं, तो ये सेल में कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए। तो सेल में क्या होना चाहिए, इस इफेक्ट को, इस ये क्या हुआ, ये भी तो सेल हुआ पर अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो सेल मेरा दिखाया हुआ है वो सेल कम दिखाया हुआ है, तो वो सेल को हमको ज्यादा दिखाना होगा, मतलब हमको सेल में ये 6000 को प्लस कर देना होगा। तो सेल दिखाना कहाँ है हमको, तो पहले तो अब सेल के बारे में जाओ, तो अब सेल हमको कहाँ दिखाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अब पहले हम सेल्स खोजेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में हमको सेल्स मिला क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हमको सेल्स लिखा हुआ है 2,85,500, तो पहले वो रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स रिकॉर्ड कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में पहले लिख देंगे बाई सेल्स, और कितना है 2,85,500। करेक्ट है, ये तो सेल्स का हुआ। पर अब ये सेल्स जो 6000 था वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा तो यहाँ पे हमको करना होगा प्लस क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, नॉट रिकॉर्डेड, तो 6000 रुपीज यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2,91,500। तो देखो 6000 का एक इफेक्ट सन्डी डेटर्स में ऐड हो गया और दूसरा इफेक्ट सेल्स में ऐड हो गया है। आया समझ में, क्लियर है। अब हम लोग फिर से जाते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट में, क्योंकि वो एडजस्टमेंट जब करने जा रहे थे तब याद आया कि अरे यार कोई सेल्स तो नहीं है, इसलिए सिक्स एडजस्टमेंट देखे तो वहां पे दिखा कि हाँ सेल्स है, तो इसलिए पहले सेल्स वाला को कंप्लीट कर दिए हम लोग। आया समझ में, क्लियर है। अब हम लोग जाएंगे वही एडजस्टमेंट में, वहां पे बोलता है कि 1000 रुपीज एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर दो, मतलब इतना मान के चलो कि 1000 रुपया आपको अपने कस्टमर से नहीं मिलेगा। तो कस्टमर का अकाउंट कौन सा, सन्डी डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स से 1000 नहीं मिलेगा, मतलब सन्डी डेटर्स को हम क्या कर देंगे, सन्डी डेटर्स का बैलेंस घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सन्डी डेटर्स में से माइनस बैड डेट, ये बैड डेट कितना 1000, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,40,500। पर ये 1000 जब एक बार आया है, यहाँ पे एक इफेक्ट हुआ तो दूसरा इफेक्ट होना चाहिए। ये 1000 मतलब क्या हो गया कि हमको इतना पैसा नहीं मिलेगा बैड डेट, मतलब इतना पैसा नहीं मिलेगा डेटर्स से, कस्टमर्स से, मतलब ये बैड डेट हो गया है। तो ये कहाँ जाना चाहिए, मेरे लिए क्या हो गया नुकसान, तो नुकसान कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 बैड डेट, और कितना लिख देंगे 1000। आया समझ में, क्लियर है। अब उसी के बाजू में लिखा हुआ है कि मेंटेन
आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो आरडीडी भी निकालना पड़ेगा। तो आरडीडी जो निकलता है वो किस पे निकलता है, सन्ड्री डेटर्स पे। अब देखो सन्ड्री डेटर्स पे कितना परसेंटेज निकाल, 5%। तो 5% जो निकालेंगे वो कौन सा अमाउंट पे निकालेंगे। तो वर्किंग नोट में हम लोग जैसे अभी पहला वर्किंग नोट क्या था अपना, वो था शायद डेप्रिसिएशन के रिलेटेड बिल्डिंग के ऊपर, और दूसरा था मशीनरी के ऊपर। तो तीसरा वहां पे बन जाएगा तुम्हारा आरडीडी। अब आरडीडी कितना है, एट द रेट ऑफ 5%, किस पे, ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ऐसे लिख कर आप यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाना 5% का मतलब 5/100, पर कौन सा अमाउंट, सन्ड्री डेटर्स का कौन सा अमाउंट। सन्ड्री डेटर्स का क्या 1,32,500 नहीं, क्या सन्ड्री डेटर्स का 1,35,500 नहीं, सन्ड्री डेटर्स का 1,41,500 नहीं। तो कौन सा बैलेंस भाई, जो बैड डेट के बाद जो बचता है बैलेंस, उस बैलेंस पे परसेंटेज निकलता है। तो बैड डेट के बाद कितना बचा, 1,40,500। तो यहाँ पे 1,40,500 पे करना पड़ेगा। पर अब सोचो हम लोगों का 6th एडजस्टमेंट में था क्रेडिट सेल्स, मतलब ये 6,000, अगर हम लोग वो 6,000 नहीं करते तो यहाँ पे हम लोगों का बैलेंस जो आता वो आता 1,35,500 में से 1,000 माइनस करते, मतलब 1,34,500। मतलब यहाँ पे हम लोग को 1,40,000 के बजाय 1,34,500 आ जाता और हम लोगों का सम्स हो जाता गलत। इसलिए जो फॉर्मेट दिए थे उस फॉर्मेट के अनुसार ही चलना पड़ेगा। मतलब अगर डिसऑनर ऑफ बिल है तो डिसऑनर ऑफ बिल को पहले प्लस करना होगा, अगर क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड है तो उसको पहले प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद बैड डेट को माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आरडीडी निकलेगा। मतलब आरडीडी निकालने के लिए 3 चीज को पहले या तो प्लस या तो माइनस करेंगे, तब जाके आरडीडी निकालेंगे। मतलब आरडीडी अगर ये तीनों चीज को प्लस या माइनस करने से पहले निकाल देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको छठा वाला एडजस्टमेंट पहले करना पड़ा। इसको थोड़ा सही से बारीकी से समझना और इसको हम बाद में रिलेट भी कराते चलेंगे, ठीक है। तो 1,40,500 पे 5%, तो कितना हो जाता है, 5% है ना, तो बताओ कितना होगा। 7025, ठीक है ना, 7025। तो यहाँ पे माइनस, अब आरडीडी माइनस करेंगे और 7025 माइनस हो जाएगा, आए समझ लो। और ये एडजस्टमेंट जो है वो आप लोग अपने वर्किंग नोट में रहेगा, तो वो नीचे रहेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए रब करना पड़ा। और इसका बैलेंस अब हम लोग जाके, क्योंकि और उसके अंदर कुछ है, एक एडजस्टमेंट और आपको मिलेगा, उसके अंदर बोला है प्रोविजंस या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पर हम लोग का छठा एडजस्टमेंट तक हो गया है और इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर दिए हैं आरडीडी के जगह पे। और डायरेक्टली अब इसका आंसर हम लोग कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। बट अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी रहता तो अब यहां से फिर माइनस करते रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और वो जो परसेंटेज रहता वो परसेंटेज अब इसका बैलेंस पे निकलेगा, जो माइनस होने के बाद आएगा उस पे निकलेगा वो परसेंटेज, पर वो जब आएगा तब समझेंगे, अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। तो आरडीडी, बट यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं है, इसलिए इसका बैलेंस डायरेक्टली अब बाहर लिख देंगे। मतलब अब इससे कुछ माइनस और प्लस नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा, तो 1,33,475, 1,33,475, करेक्ट है, हो गया, ठीक है। तो ये वाला बैड डेट का एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे भी कर दिए थे, पर ये सर आरडीडी, ये तो फिर एक ही बार एडजस्टमेंट हुआ, इसका एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, एक इफेक्ट हो गया तो दूसरा इफेक्ट भी होना चाहिए, तो हम बताएं कि सेम इफेक्ट होगा, जो बैड डेट का हुआ था, बैड डेट भी हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट गया था, आरडीडी भी हम लोग के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना 2 RDD और यहाँ पे लिख देना 7025। आ गया समझ में, क्लियर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, साथ साथ जितना भी एडजस्टमेंट था हर एक एडजस्टमेंट को लिखे उसके जगह पे और उसका दूसरा इफेक्ट दे दिए, ठीक है।
अब हम लोग क्योंकि डेप्रिशिएट के बारे में खाली बोला था, तो डेप्रिशिएट किसके ऊपर करेंगे भाई, बिल्डिंग के ऊपर। तो पहले तो बिल्डिंग का अमाउंट लाना पड़ेगा, इसलिए ट्रायल बैलेंस में से बिल्डिंग का अमाउंट को देखे, तो बिल्डिंग का अमाउंट देखे तो बिल्डिंग जाता कहाँ है, एसेट में, इसलिए पहले एसेट में लिखे, तब जाके उसका डेप्रिसिएशन किए। अब जो डेप्रिसिएशन किए उसका अमाउंट तो एक तो माइनस हो गया, पर दूसरा इफेक्ट होना चाहिए, दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को करते रहना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, हम लोगों का टेंशन ये खत्म हुआ कि हम लोगों का सारा एडजस्टमेंट्स खत्म। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस का आइटम बचा हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस का आइटम उठाएंगे और फेंकेंगे, उठाएंगे फेंकेंगे और सम्स कंप्लीट है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। आई एम सॉरी, एक मिस्टेक हुआ है, ये जो बैड डेट है, ये बैड डेट जो दिया हुआ है हम लोग के सम्स में वो 1000 नहीं है, 1800 है। ठीक है, तो मेरा सम्स मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे हमको 1800 पहले लेना होगा। तो इसके रिलेटेड जो जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक बार देख लो यहाँ पे, पहले तो 1800 माइनस करो यहाँ से, तो ये 1800 माइनस होगा, मतलब कितना हो गया, 1,39,700। मतलब ये 1800 हम लोग को यहाँ पे भी बैड डेट में लिखना होगा, जो कि हम गलत किए हैं। और शायद आप लोग ये चीज़ पकड़ रहे होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, और आप लोग जब देख रहे होंगे तो आप लोगों को शायद ये पहले पता चल गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1,39,700, अब इस पर हमको 5% निकालना था, तो अब इस पर 5% RDD कितना होगा, तो 7 5 से 35, 5 9 से 45, 48, 15 9 19, 6985, तो 6985 RDD का अमाउंट है। तो RDD माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, 5 10, तो 1,32,715, 1,32,715 बच जाएगा। करेक्ट है ना, 132,715। बट ये RDD का अमाउंट चेंज हो गया है, हम लोग लिखे थे पहले 7025, तो ये वाला अब चेंज होकर कितना लिखना पड़ेगा हमको, 6985। चलो ये मेरा मिस्टेक था, हमको बैड डेट 1000 दिखा और ऐसा लगा कि 1000 दिया हुआ है, इसलिए 1000 माइनस करने की वजह से सब हम लोगों का, क्योंकि ये वाला तो इसके ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया था, तो अभी वो रीचेक हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का इससे क्या हुआ कि सारा का सारा एडजस्टमेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग सिर्फ बचे हुए हैं ट्रायल बैलेंस के आइटम से। तो अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है और आप लोग सामने नहीं हो, तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो, इसलिए हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे एक बार समझते चलना। ठीक है ना फिगर्स को। चलो अब हम लोग आते हैं, ये हो गया हम लोग का प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या था, फॉर्मेट बनाना। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग सारा एडजस्टमेंट्स को डील किए। ये जितना भी हुआ है अभी तक सिर्फ एडजस्टमेंट रिलेटेड काम हुआ है, तो सारा एडजस्टमेंट्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखो पहला एडजस्टमेंट था, अगर हम रिवाइज कराना चाहे तो पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा हो गया एसेट साइड। ठीक है, फिर था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इधर माइनस हो गया, फिर उसका डेप्रिसिएशन इधर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया, फिर डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। फिर उसके बाद तुम्हारा था डिसऑनर ऑफ बिल। तो डिसऑनर ऑफ बिल होता है तो बिल रिसीवेबल से माइनस होता है और सन्ड्री डेटर्स में प्लस होता है, तो वो इफेक्ट देखो, एक माइनस हुआ दूसरा प्लस हुआ, मतलब दो इफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपका था 1000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो सामान ले गया, सामान ले गया, तो सामान ले गया तो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ढालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1000 और सामान ले गया है, उसका अकाउंट कम हो गया है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से कम हो जाएगा, तो इसलिए माइनस कर दिए। करेक्ट है। उसके बाद आया है बैड डेट के बारे में और दूसरा आया था RDD। पर ये वाला कर रहे थे, ये वाला हम लोग को करने से पहले हम लोगों को RDD निकालना था, पर RDD जैसे ही निकालना था तो हमको लगा कि शायद हो ना हो एक चीज छूट जाए, तो इसलिए हम दूसरा एडजस्टमेंट चेक किए, तो उसके अंदर हमको क्रेडिट सेल्स मिला। तो क्रेडिट सेल्स मिला तो हम लोग पहले तो सेल्स में ऐड किए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा जो किए हैं हम लोग सन्ड्री डेटर्स में भी क्रेडिट सेल्स को ऐड किए। फिर उसके बाद बैड डेट किए, तो बैड डेट में क्या था, बैड डेट हम लोग माइनस करते हैं सन्ड्री डेटर्स से
बैड डेट माइनस करते हैं और उसके बाद बैड डेट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। उसी तरीके से आरडीडी को माइनस करते हैं सन्ड्री डेटर्स में से और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। मतलब ये जितना भी चीज हुआ है सारा का सारा चीज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट रिलेटेड किए हैं। अब हम लोगों को करना है ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड। अब ट्रायल बैलेंसेस में चले जाएंगे। अब ये तीसरा स्टेप, तीसरा कैसे करना है, तो तीसरा आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड को पकड़ लेना है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में जाएंगे और देखेंगे सबसे पहला आइटम क्या है, ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि स्टॉक है 1 अप्रैल 2018 बट बना कब रहे हैं हम लोग 31 मार्च 2019, मतलब ये क्लोजिंग हो गया। तो 1 अप्रैल 2018 हम लोग का ओपनिंग हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो लिख दो। अब खाली लिखना है सिर्फ, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब डायरेक्टली अमाउंट लेना है और डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते चले जाना है। तो अब आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और टू ओपनिंग स्टॉक। कितना था ओपनिंग स्टॉक 65,000, लिख दो 65,000 आउटर कॉलम में। फिर क्या है बिल्स रिसीवेबल। देखो बिल्स रिसीवेबल कितना 25,000, पर हम लोग बिल्स रिसीवेबल तो पहले ही 28,000 सॉरी, तो बिल्स रिसीवेबल 28,000 वो तो ऑलरेडी हम लोग लिख लिए हैं। क्यों लिखे थे, क्योंकि इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट था, तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए वो वाला तो पहले ही लिख लिए हैं। तो अब क्या लिखेंगे, ठीक है। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस पहले आ रहा है तो वेजेस एंड सैलरीज कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। वेरी गुड। तो यहां पे लिख दो टू वेजेस एंड सैलरीज। कितना है 9,000 रुपीज। वेरी गुड, लिखना है सिर्फ, अब बस लिखते जाना है। अब एकदम सिंपल हो गया है। फिर क्या है सन्ड्री डेटर्स। देखो सन्ड्री डेटर्स हम लोग ऑलरेडी पहले लिख दिए 1,32,500। फिर क्या है बैड डेट। अब ये नया बैड डेट आया, ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट है। और ये जो बैड डेट था 1,800 रुपये, ये कहाँ का है, ये एडजस्टमेंट्स का है। तो जो एडजस्टमेंट्स में रहता है बैड डेट उसको न्यू बैड डेट बोलते हैं, और जो ट्रायल बैलेंसेस में रहता है उसको ओल्ड बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड। तो जो न्यू बैड डेट था तो यहाँ पे हम लोग बाजू में लिख देते हैं न्यू। तो ओल्ड बैड डेट तो लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ओल्ड बैड डेट के बारे में, ओल्ड बैड डेट कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस वाला इफेक्ट सिर्फ एक बार होता है। तो ये जो जाता है बैड डेट वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मतलब कोई माइनस कोई प्लस नहीं, कुछ नहीं करना है सन्ड्री डेटर्स में। मतलब सन्ड्री डेटर्स में प्लस और माइनस सिर्फ एडजस्टमेंट्स वाला होगा। अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट है तो माइनस होगा, अगर आरडीडी एडजस्टमेंट में है तो माइनस होगा। और जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो न माइनस होगा न प्लस होगा न कुछ होगा। सन्ड्री डेटर्स से उसका कोई लेन देन नहीं है। इसलिए जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ है वो बैड डेट सीधा उठकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। तो डायरेक्टली डेबिट साइड में जाना और लिख देना टू बैड डेट। और ये कौन सा बैड डेट बोलते हैं, ओल्ड बैड डेट। और कितना है ओल्ड बैड डेट 1,000 रुपीज। आगे क्लियर, समझ में आया। मतलब ये 1,000 यहां से माइनस नहीं होगा, सिर्फ 1,800 माइनस हुआ है। वो कौन सा 1,800 है, जो एडजस्टमेंट में है। सो मतलब जो ट्रायल बैलेंस में रहेगा उसको माइनस नहीं करते हैं सन्ड्री डेटर्स से, सिर्फ उसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आए समझ में, क्लियर, याद रखना है इस बात को। आगे फिर आता है परचेज। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लिख दो डेबिट साइड में टू परचेज। कितना है परचेज 1,48,000। ठीक है। फिर क्या है मोटर कार। मोटर कार कहाँ चला जाएगा, मोटर कार क्या है मेरे लिए एसेट्स। तो मोटर कार चला जाएगा एसेट्स में, तो 68,000 एसेट्स में। अब आ जाओ नीचे, जगह नहीं है तो मोटर कार 68,000। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है मशीनरी। मशीनरी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं 1,14,800। फिर क्या है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो टू ऑडिट फीस। कितना है ऑडिट फीस 1,200 रुपीज। फिर क्या है तुम्हारा सेल्स रिटर्न, मतलब सेल्स में से माइनस होगा, है कि नहीं। सेल्स रिटर्न है मतलब सेल्स में से माइनस होगा। पर सेल्स हम लोग यहाँ पे हम लोग इधर कैलकुलेट करके लिख दिए थे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे नहीं लिखते, ये वाला को बाहर ही लिख लो, पहले अंदर ही लिख लो। पहले अंदर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2,91,500 बराबर। इसमें से माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है अपना
2000 है क्या? यस 2000, तो 2000 माइनस कर दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2,89,500। अब हम लोग आउटर कॉलम में ले गए, ठीक है ना, आए समझ में, क्योंकि ये माइनस करना था इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया। आगे क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो कौन सा साइड दिया हुआ है, डेबिट साइड है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, तो डिस्काउंट तुम्हारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो डिस्काउंट लिख दो यहाँ पे, और डिस्काउंट कितना है 2300 रुपीज, ठीक है। फिर क्या है, बिल्डिंग, तो ऑलरेडी हम लोग बिल्डिंग लिख चुके हैं 75,000। कैश एट बैंक, मतलब कैश है बैंक में 12,000, मतलब ये क्या है तुम्हारा एसेट है, तो कैश एट बैंक लिख दो, कितना 12,000। फिर क्या है तुम्हारा 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट मतलब आप कहीं पे इन्वेस्ट किए हो, तो आप कहीं पे इन्वेस्ट किए हो मतलब ये आपका एक तरह का प्रॉपर्टी है, ये आपका एक तरह का प्रॉपर्टी है, तो 10% कहाँ चला जाएगा, 10% इन्वेस्टमेंट ये चला जाएगा एसेट्स में, तो एसेट्स में लिख दो 10% इन्वेस्टमेंट। पर क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है मतलब ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट्स है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। पहले तो इन्वेस्टमेंट कितना है वो बताओ 20,000, तो पहले इनर कॉलम में 20,000 रुपीज लिख देना, ठीक है। अब ये 20,000 हम कहीं पे पैसा लगाए हैं और वहां से हमको 10% का रिटर्न मिलेगा। 10% का मतलब क्या हुआ कि हम कहीं पैसा लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वहां से हमको 10% मिलने वाला है, तो वो 10% मिलने वाला है मतलब कितना मिलने वाला है कि नहीं भाई। तो हम इन्वेस्ट कब किए हैं वो देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट का डेट हम लोगों को नहीं बताया है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि पूरा साल भर का इन्वेस्ट हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में हम पैसा लगा दिए थे, ये भी मान सकते हैं कि मिडिल ऑफ द मंथ में, मिडिल ऑफ द ईयर में पैसा लगाए हैं, पर बुक के हिसाब से हो सकता है कि कुछ भी उन लोग कंसिडर किया हो, तो हम लोग मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में ही पैसा लगाए थे, तो स्टार्टिंग में पैसा लगाए थे तो हमको पैसा इनकम कितना मिलने वाला है, तो हम इन्वेस्ट कितना किए थे बताओ 20,000, तो 20,000 रुपीज हम इन्वेस्ट किए, यहां से हमको अगर 10% के हिसाब से पैसा मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 2,000 रुपीज हमको मिलेगा। तो ये आप लोग वर्किंग नोट में दिखाना, वहां पे लिखना इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, और 20,000 इंटू 10% दैट इज 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज आप लोगों को मिलेगा, इनकम हो गया ना, हम पैसा लगाए थे कहीं, वहां से हमको 2,000 मिलेगा, मतलब ये मेरे लिए एक तरह का इनकम हो गया है, तो जो ये इनकम हो गया है तो मेरा इनकम कहाँ पे जाता है, ये इनकम है, और ये डायरेक्टली नहीं है रिलेटेड, तो ये है इनडायरेक्टली रिलेटेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आपको लिखना होगा बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और कितना लिखना होगा 2,000 रुपीज। देखो ये एडजस्टमेंट पे नहीं था पर ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया, मतलब ये 2,000 एक जगह आ गया, मतलब ये एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब दो इफेक्ट होगा, तो एक इफेक्ट इधर, और इतना पैसा और मिलने वाला है मतलब एसेट है, तो यही एसेट में ऐड हो जाएगा, तो प्लस इंटरेस्ट कितना 2,000, अब ये चला जाएगा कितना हो गया 22,000, 22,000 आया समझ में, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है एडवर्टीजमेंट, देखो एडवर्टीजमेंट में भी बाजू में लिखा है पेड फॉर 9 मंथ्स, और कितना अमाउंट है 4,500, तो एडवर्टीजमेंट जाएगा कहाँ, पहले ये बताओ, एडवर्टीजमेंट क्या है आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो जाएगा कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी एडवर्टीजमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखो, तो पहले लिखो कि टू एडवर्टीजमेंट, और कितना लिखेंगे हम लोग 4,500 इनर कॉलम में, क्यों इनर कॉलम में लिखे क्योंकि बाजू में लिखा है पेड फॉर द 9 मंथ्स, बट क्या हम लोग 9 महीना का ये बना रहे हैं सर, हम लोग तो पूरे साल भर का बना रहे हैं, तो साल में कितना महीना 12 महीना, पर दिया कितना महीना का है सिर्फ 9 महीना का दिया है, मतलब 3 महीना का और हमको लिखना है अपने से, बराबर है, तो ये जो 3 महीना हुआ इसका पैसा अभी तक हम लोग पे नहीं किए हैं, मतलब ये क्या है आउटस्टैंडिंग, मतलब एडवर्टीजमेंट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, और ब्रैकेट में 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग कितना। अब बताओ एक चीज के थोड़ा देर के लिए इसको अभी रब कर रहे हैं, वर्किंग नोट के लिए जगह नहीं है इसलिए, तो अब बताओ ये जो 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स के लिए रेंट कितना, एडवर्टीजमेंट कितना बताया 4,500, मतलब एक मंथ का कितना होगा फिर
तो 1 मंथ के लिए होगा 4500 डिवाइडेड बाई 9, करेक्ट है, मतलब 500 रुपीज़। तो सर 3 महीना के लिए और कितना होगा, तो 4500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, करेक्ट, क्योंकि एक महीना का 4500 डिवाइडेड बाई 9 ये एक महीना का निकलेगा, इंटू 3 करेंगे तो 3 महीना का निकलेगा, तो ये निकल जाएगा 1500 रुपीज़। तो 3 महीना का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1500 रुपीज़ होगा। तो इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा 1500, तो यहाँ 1500 हम लोग को ऐड करना होगा और यहाँ लिखना पड़ेगा 6000। ठीक है, आए समझ में। अब एक बात बताओ, ये भी तो एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट है, ये तो एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ था, ये बाजू में लिख दिया है। तो एक इफेक्ट तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग, एक इफेक्ट तो हम लोग 1500 यहाँ पे लिख दिए। ये तो 4500 ट्रायल बैलेंस में था, पर ये 1500 तो अपने मन से लिखे हम लोग 3 मंथ्स का, तो इसका 2 इफेक्ट होना चाहिए। ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब इतना पे करना है, मतलब ये हो गया कर्ज किसके ऊपर, फर्म के ऊपर। तो ये कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटीज में लिखना पड़ेगा, पर ये कैपिटल अकाउंट बना रहे थे हम लोग, ये तो दया है, तो एक और आएगा क्षमा भी आएगा, तो इसलिए जगह छोड़कर यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। और वो कितना है, कितना का था आउटस्टैंडिंग 1500 रुपीज। तो ये 1500 हम लोग आउटर कॉलम में लिख, आया समझ में, क्लियर। आगे रॉयल्टीज, रॉयल्टीज हम लोग का चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कितना है 3000 रुपीज। तो डेबिट साइड में लिख दो टू रॉयल्टीज 3000 रुपीज, क्लियर। उसके बाद डेबिट साइड खत्म, अब हम लोग चलते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या मिला हमको, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व के बारे में क्या बताए थे हम लोग, कहाँ जाता है ये, लाइबिलिटीज में जाता है। तो लाइबिलिटीज में लिख दो, तो लाइबिलिटीज में ये जगह तो ऊपर पार्टनर्स कैपिटल के लिए है, तो नीचे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना है 14500, तो लिख दो 14500। आगे बताओ, आगे क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो दया का हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्षमा का लिखना है, तो कुछ जगह छोड़कर क्षमा लिखते हैं यहाँ पे। क्षमा का कैपिटल अकाउंट कितना है भाई, क्षमा का कैपिटल अकाउंट है 1,20,000, तो लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंदर वाला कॉलम में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका एडजस्टमेंट होगा, क्षमा और दया दोनों है, अभी दोनों का अंदर में बैलेंस है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा इधर से जो प्रॉफिट निकलेगा वो किसको मिलेगा, दया को और क्षमा को। इसलिए वो जो प्रॉफिट निकालने के लिए जगह छूटा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो दोनों के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होता है तो दोनों के अकाउंट में माइनस हो जाएगा, करेक्ट। फिर क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स लिख दो यहाँ पे लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा 98,000, तो लिख दो 98,000। फिर उसके बाद क्या है, आरडीडी। अब ये आरडीडी देखो, आरडीडी पहले से मुलाकात हुआ था, तो वो जो था वो आरडीडी कहाँ था, ये वाला, ये आरडीडी था हम लोगों के एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में जो रहता है उसको न्यू बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी आरडीडी हम लोग ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं, तो ये न्यू है। पर अभी जो ट्रायल बैलेंस में है वो तो ओल्ड हो गया है ना, जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो ओल्ड, और जो एडजस्टमेंट्स में रहता है वो न्यू, बैड डेट की तरह अभी जैसे बैड डेट का आया था। तो ये यहाँ पे भी आरडीडी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आरडीडी ये ओल्ड वाला है। तो ये कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में, मतलब कहाँ जाना चाहिए, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट, या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज। बट ये वाला जो आरडीडी है ये कहाँ चला जाएगा, आरडीडी हम लोग का कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्रेडिट साइड में लिख देना डायरेक्टली बाई आरडीडी, और इसको लिख देना ओल्ड, और कितना लिख देना ओल्ड में 1800, ठीक है, क्लियर। आगे, और ये आरडीडी, अब यहाँ आरडीडी से माइनस नहीं होगा, आरडीडी सन्डी डेटर्स से आरडीडी, कौन सा आरडीडी माइनस होता है, जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो एडजस्टमेंट वाला माइनस होता है, और जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो माइनस नहीं होता है। आगे फिर क्या है, सेल्स। तो सेल्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं 2,85,500। बाकी क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है और ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो कोई भी ट्रायल बैलेंस में देता है मतलब एक इफेक्ट होता है, और ये जो इफेक्ट होता है आउटस्टैंडिंग का वो चला जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। तो लिख दो लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 700 रुपीज, करेक्ट।
फिर उसके बाद क्या है, देखो परचेज रिटर्न 4000, तो ये क्या होगा, परचेज से माइनस, तो हम लोग परचेज अंदर लिख दिए थे, तो इसको पहले मतलब बाहर लिखे थे, अंदर लिख लो 1,48,000, इसमें से माइनस कर दो परचेज रिटर्न, और कितना था परचेज रिटर्न 4000, तो बाहर कितना चला जाएगा 1,44,000, ठीक है, करेक्ट। ये हम लोग पहले ही कर लेना चाहिए था, कभी भी परचेज और सेल्स लिखो तो पहले एक बार सम्स में चेक कर लो कि अगर परचेज रिटर्न है तो पहले माइनस कर दो, सेल्स रिटर्न है तो पहले माइनस कर दो, मतलब नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग करेंगे तो वो वैसा ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, डिस्काउंट, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख दो डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 1800 रुपीज, ठीक है, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों का सारा एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट और सारा आइटम्स हम लोग पुट कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस का, मतलब ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम्स था सारा का सारा को हम लोग या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो बैलेंस शीट में हम लोग पुट कर दिए हैं। तो ये सिनेरियो दिख रहा है, अब हम लोगों को क्लोज करना है, मतलब अब हम लोग चौथा स्टेप में जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप था कि हम लोग फॉर्मेट बनाए, दूसरा स्टेप था कि एडजस्टमेंट सॉल्व किए, तीसरा था कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड था उसको देखे पहले, उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में था उसको देखे। अब जो चौथा स्टेप है उसके अंदर है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो वहां से मिलेगा क्या हम लोगों को, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। तो अब हम लोग खोजेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट का जगह कहां तक है, यहां तक है ट्रेडिंग अकाउंट का जगह, करेक्ट है ना। मेरे पास और स्पेस रहता तो इसको हम नीचे रखते, बट क्योंकि स्पेस नहीं था तो इत्तेफाक से मेरा जगह एकदम परफेक्ट बना है। तो यहाँ पे है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट तक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, ये और इधर क्या आ रहा है, ये। तो अब हम लोग दोनों साइड को ऐड करेंगे और देखेंगे कितना आता है, करेक्ट है। तो दोनों साइड जब ऐड करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो इस साइड का आप पूरा ऐड करो, इस साइड का 1, 2 और 3, तो कितना आता है वो देखो। मेरे पास अभी स्पेस भी नहीं है यहाँ पे कि हम कहाँ पे कुछ लिखें, तो इसलिए ऐसा करो आप लोग रफ में खुद एक बार ऐड करो और बताओ कितना कितना आता है। कितना है 40,000 रुपीज प्लस 1,000 प्लस 2,89,500, तो आपका क्रेडिट साइड में आता है 3,30,500। एक बार नोट डाउन करके रखो, क्रेडिट साइड में आता है, हम इधर लिखते हैं, जब तक इधर लिखते हैं, फिलहाल इधर ही लिखते हैं 3,30,500 क्रेडिट साइड में। किसका क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के। अब डेबिट साइड का चेक करते हैं कितना आ रहा है। डेबिट साइड में कितना है 65,000, आप लोग ऐड कीजिए, और कितना आता है बताइए 9,000, तो टोटल कितना होता है 74,000 प्लस 1,44,000, तो 1,44,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,18,000 प्लस 3,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,21,000। तो डेबिट साइड आता है 2,21,000। तो कौन सा साइड कम है, डेबिट साइड कम है। तो जब डेबिट साइड कम होता है मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखते हैं हम लोग, करेक्ट है। कितना कम है, तो ये दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0,05, फिर उसके बाद 9,01, मतलब कितना आ गया 1,09,500। तो 1,09,500 आ गया है आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया, तो इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया 3,30,500, इसका भी टोटल हो गया 3,30,500, करेक्ट है, पक्का। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब क्या बचा, अब इसके बाद हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या, अब जैसे ही ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हुआ है तो हमेशा हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं। तो कैरी डाउन हुआ डेबिट साइड में तो ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिख देंगे 2 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और कितना लिखेंगे जितना यहाँ पे था, मतलब 1,09,500, करेक्ट है। अब इस साइड का हम लोग प्लस करेंगे क्रेडिट साइड, और इस साइड का हम लोग प्लस करेंगे डेबिट साइड। आप लोग फिर से प्लस करो और बताओ कितना आ रहा है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, हमको प्लस करने में प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग बताओ कितना आएगा 1,09,500 प्लस
2000 कितना आता है 1,11,500 प्लस 1800 कितना आता है 1,13,300 प्लस 1800 कितना आता है 1,15,100। तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 1,15,100 करेक्ट है। तो अब हम लोग डेबिट साइड का चेक करते हैं। तो 3,750 पहला, दूसरा 3,444 7194 आया, फिर कितना होता है 1800 मतलब 8,994, फिर 6,985 आता है 15,979, फिर उसके बाद कितना है 1,000 मतलब 16,979, फिर कितना है 1,200 मतलब 18,179, फिर कितना है 2,300 मतलब 20,479, फिर उसके बाद 6,000 मतलब 26,479 26,479 मतलब कौन सा साइड कम हो गया, कौन सा साइड कम हो गया, डेबिट साइड कम हो गया है। कितना डेबिट साइड कम है, ये दोनों को माइनस कर लो। तो डेबिट साइड कम है आपका 88,621 88,621। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये आया नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो किसको मिला, ये नेट प्रॉफिट जो है वो मिलेगा दया को और क्षमा को। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे टू दया कैपिटल अकाउंट, फिर लिख देंगे टू क्षमा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है आप लोगों को तो वो जगह आप लोग स्पेस बना के लिख लेना। तो ये कितना अमाउंट आ रहा है पहले वो बताओ, 88,621। तो 88,621 जो है वो दोनों को मिला, दोनों को मिला तो क्या रेशियो में था 1:1, मतलब एक को मिला 1/2, दूसरा को मिला 1/2। किसका 88,621 का। जब आप ये करोगे तो आप लोगों का आएगा 44,310.5 44,310.5 इतना आएगा दोनों का। तो हम लोग 0.5 को नहीं लेते हैं, एक को 1 रुपया बढ़ा देंगे, एक का 1 रुपया घटा देंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 44,311। तो लिख देना 44,311 और दूसरा का लिख देना 44,310। करेक्ट है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना, और जब इसको क्लोज करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 1,15,100 और इधर का भी टोटल कितना आ जाएगा 1,15,100। आया समझ में, क्लियर है। थोड़ा स्पेस कम हो गया है तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार उसको समझ के लिख लेना। ठीक है, बराबर दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ वहां पे मेरा टोटल नहीं हो पा रहा है, तो टोटल आप लोग करके लिख लीजिएगा दोनों साइड 1,15,100, मतलब डेबिट साइड भी वही, क्रेडिट साइड भी वही, मतलब यहां से हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म। अब आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग देखें कि एक पार्टनर को मिला 44,311 और दूसरा पार्टनर को मिला 44,310, मतलब हम लोग 0.5 नहीं रखे हैं, एक को 1 रुपया बढ़ा दिए, एक को 1 रुपया घटा दिए बस, क्योंकि कैलकुलेशन सही हो। तो ये मिला है उन लोगों को, पार्टनर्स को मिला है, दया को मिला है और क्षमा को मिला है। तो ये दोनों क्या होगा, जब दोनों का प्रॉफिट जब दोनों को मिला है तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग दोनों को करेंगे, तो यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट और क्षमा के अकाउंट में भी प्लस नेट प्रॉफिट। इसमें कितना 44,311 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने से 113 9 + 4 13 110 2,03,311 और इसका कितना हो जाएगा 44,310, तो ये हो जाएगा 1,64,310। करेक्ट है। तो ये हम लोगों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिल गया है। ये बैलेंस मिला 2,03,011 और यहाँ पे मिला 1,64,310। अब ये हम लोगों का लाइबिलिटी साइड मिला और ये हम लोगों का एसेट साइड मिला। अब दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग, पहला वाला कितना है, लाइबिलिटी साइड को देखते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में कितना है 20,33,11, फिर उसका प्लस कितना करना है 1,64,310, कितना हो गया 3,67,621, फिर उसका प्लस करना है 1,500, कितना हो जाएगा 3,69,121, फिर प्लस करना है 14,500, आ जाएगा 3,83,621, फिर प्लस करना है 98,000, तो आ जाएगा 4,81,000,
4,81,621 और प्लस करना है 700 तो आ जाएगा 4,82,321। तो वो टोटल को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। कितना आ गया टोटल? 4,82,321 4,82,321 करेक्ट है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो ये तो लाइबिलिटी साइड हुआ। तो अब एसेट साइड भी हम लोग को चेक करना होगा और इतना ही अमाउंट आया तो मानेंगे कि हम लोग का सम सही है, और अगर इतना अमाउंट नहीं आया तो गलत है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले कितना है? 40,000। हम यहीं पे प्लस करते हैं, बट क्योंकि जगह नहीं है तो प्रॉब्लम होगा हमको खुद, इसलिए आप लोग खुद अपने से कैलकुलेट करो। तो 40,000 प्लस 71,250 तो कितना हो गया? 1,11,250। फिर उसमें कितना प्लस करना है? 1,11,256 तो आ जाएगा 2,22,506। फिर उसमें प्लस करना है 25,000, वो आ जाएगा 2,47,506। फिर कितना है? 1,32,715 तो वो आ जाएगा 3,80,221। फिर कितना करना है? 68,000 वो आएगा 4,48,221 4,48,000। फिर कितना है? 12,000 उसमें प्लस करो, कितना आ जाएगा? 4,60,221। फिर कितना प्लस करना है? 22,000। तो जब 22,000 प्लस कर रहे हैं तो आएगा 4,82,221। मतलब 100 रुपया का कहीं पे कुछ फर्क हुआ है। 100 रुपया का कहीं पे हमसे कुछ फर्क हुआ है क्या? एक बार ये वाला अमाउंट जो है मशीनरी का एक बार चेक करना, तो कितना आ रहा है? 1,11,356। सॉरी, यहाँ पे हमें से गलती हुआ, तो ये 356 आएगा 256 के बजाय। तो वहाँ पे मैच कर जा रहा है और वो आ जाएगा तुम्हारा 4,82,321। तो यहाँ पे भी अपना मैच हो गया 4,82,321। ये जगह नहीं था इसलिए आप लोगों को शायद न दिखता हो, पर शायद दिख भी रहा होगा। तो हम बताएं आप लोगों को अमाउंट कितना है? 4,82,321 टोटल में। ठीक है, तो ये आप लोगों का बैलेंस शीट मैच हो गया। मतलब जो भी हम लोग सम्स किए हैं अभी पूरा का पूरा करेक्ट। सिर्फ कैलकुलेशन में कहीं पे ऊपर नीचे था तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से सम्स होगा। क्योंकि आज ये फर्स्ट सम्स था, हमको समझाना भी था आप लोगों को कि कौन सा कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग हुआ है। बट ये सम्स अगर आपको मतलब लास्ट डे को जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और यही सम्स को आप खुद कीजिएगा तो इतना एश्योरेंस देते हैं कि ये 20 से 25 मिनट के अंदर ये सम्स हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो 20 से 25 मिनट के अंदर ये सम्स हो जाएगा, जो कि आज हम लोगों को 1.5 घंटा लगा है। तो ये 1.5 घंटा लगने के पीछे कारण ये है कि हमको हर एक चीज को बारीकी से समझाना पड़ा है और सही से उसका पोस्टिंग करके दिखाना पड़ा है, इसलिए ऐसा हुआ है। बट जिस दिन लास्ट डे, जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होने को आएगा, उस दिन आप लोग ये सम्स को 20 से 25 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे, बशर्ते कि आप लोगों को सब कुछ आ जाना चाहिए उस वक्त तक, उस वक्त तक। ठीक है, करेक्ट है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम है जैसे 11th में था वैसे ही है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो है कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड हम आप लोगों को अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि अब हम लोग सीख गए हैं अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हुए हैं हम लोग ऑलरेडी, तो उसी हिसाब से उसमें कैसे हम लोग पुट करेंगे वो हम आपको दिखा के फिर से ये वाला हम एक बार कराएंगे। या तो ये सम्स को फिर रिपीट नहीं, मतलब ये सम्स को इसी सम्स में कंटिन्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताएंगे, या तो कोई दूसरा सम्स जब करते रहेंगे तो उस समय पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाएंगे कि कैसे बनता है। हालांकि यहाँ पे सम्स में जरूरत नहीं है, पर आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो, पर कोई भी डाउट हो तो एक बार उसको नोट डाउन करके रखिएगा और उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। ठीक है, पर एक बार इसको प्रैक्टिस करने का और अच्छा से समझने का कोशिश करना। अगर कोई बात नहीं समझ में आया हो तो फिर से पीछे जाना और फिर से मेरा वीडियो को वही वाला वो पार्ट को फिर से एक बार सुनना, फिर से सुनना। एक बार दो बार सुनने से फिर वो क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम्स को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग भी नोट डाउन करना और समझ के करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से
आगे अपना जो सॉल्विंग करना है, जो भी एग्जाम्पल्स बचा है वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। और टाइम ग्रेजुअली कम लगते रहेगा, ऐसा नहीं है डेली 1-1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा एक सम्स पे। ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोगों का सम्स का टाइम करने का कम होते जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझाना था इसलिए टाइम लगा है, और अच्छे से समझ में समझाना था इसलिए टाइम लगा है ना। तो इसका बेनिफिट उठाना और अच्छे से समझ लेना इस सब चीज़ को। ठीक है, और रिवाइज करते रहना कि कौन सा आइटम्स कहाँ पे जाएगा, कौन सा ट्रेडिंग आइटम है, कौन सा ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, कौन सा बैलेंस शीट आइटम है, तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।